हेलो बच्चों, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वन शॉट वीडियो में आपका स्वागत करते हुए नंबर वन रिक्वायरमेंट आज के लेक्चर की फुल एनर्जी के साथ ये जो कुछ मिनट्स आप इस चैप्टर पे लगाने वाले हैं कंप्लीट रिवीजन के लिए। और नॉट ओनली रिवीजन, ये टॉपिक बहुत जरूरी है, ये सवाल बहुत जरूरी है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत लिमिटेड टाइम में हम इसको करेंगे बिकॉज आपका वक्त बहुत कीमती है। आई नीड फुल एनर्जी एंड अ पेन एंड पेपर। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस तरीके से होगा मेरे बच्चे? सबसे पहले फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो बातें होती हैं। नंबर वन, एक केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जिससे हम जो एनर्जी निकलती है, क्योंकि मैंने कहा स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बात करते हैं मेरे बच्चे एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। और अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आना चाहेगी तो एनर्जी छोड़ेगी, जाहिर सी बात है। उस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी हमने डेनियल सेल की बात जो करी है, यहां पर वो आता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखिए मजेदार बात, अगर इसका रिवर्स किया जाए, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की जाए, यानी जो खुद नहीं होती, करंट दो उसमें तब जाके होगी, वो हम बात कर रहे हैं प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। और ये जो एक प्रोसेस है उसमें फैराडे अंकल आ गए और अपने दो लॉ चिपका गए। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ये नर्स्ट इक्वेशन के विषय में हम बात कर लेंगे किस तरीके से ईएमएफ निकाला जाता है। तो सबसे पहले फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मैं चाह रहा था कि मैं लाइव सेशन ले लूं, बट लाइव में भैया नमस्ते और सब ठीक ठाक, हाल चाल कैसे हैं, इन सब बातों में ना वक्त बहुत जाया होता है और वक्त सबसे ज्यादा कीमती है मेरे दोस्तों। डोंट वेस्ट योर टाइम नाउ, पढ़ाई कर लो, ये वही यही वक्त है, बता रहा हूं बार बार। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फर्स्ट लॉ की बात कीजिएगा जरा। आइए देखें फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ में फैराडे अंकल ने समझाया, जितना करंट पास करोगे, जितना चार्ज दोगे, उतना ही मास डिपॉजिट होगा। कैथोड पे होता है ना मास डिपोजिशन, वो कैटायन जाता है कैथोड की तरफ जो कि मेटल का आयन है और कैथोड पे जमा हो जाता है। मेटल प्योरिफिकेशन में क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो। अरे सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, जितना प्रेशर मैं तुम लोगों पे लगाऊंगा उतना ही कंटेंट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा ना, इसलिए प्रेशर जरूरी है मेरे दोस्त। देखो हमारे फैराडे अंकल भी कह रहे हैं कि मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये एक बहुत भयंकर रिलेशन है बेटा मास और चार्ज का। और ये बात मैं जाहिर तौर पे कई बार कह चुका हूं कि अगर आप फिजिक्स में देखें, 11 की फिजिक्स पूरी मास पे डिपेंडेंट है और 12th की चार्ज पे। मेरे दोस्तों वहां पर फ्रिक्शन था, यहां रेजिस्टेंस है और इंपिडेंस भी आ जाएगा, एसी आ जाएगा। तो देखिए बर्ताव, बिहेवियर लगभग बराबर है, पहचानने वाले की नजर चाहिए मेरे दोस्त। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे भाई ये तो किलोग्राम में आता है और ये कूलम्ब में आता है, दोनों में प्रोपोर्शनैलिटी कैसे स्थापित करोगे? साइंस में, केमिस्ट्री में प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लगाते हैं एक कांस्टेंट। यहां भी चाहिए एक कांस्टेंट। मेरे अल्फाजों पे, मेरे शब्दों पे जरा गौर कीजिएगा। मैंने कहा जैसे भैया अमेरिका चला गया मान लो मैं, वहां पर मैं क्या अपने रुपये निकालूंगा कि ले भाई 10 का नोट नया वाला दे दूंगा? नहीं ना, वहां चाहिए डॉलर। तो मुझे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा टू जो वहां के करेंसी के इक्वल हो जाए। वैसे ही ये है एक तरह से आप देखो तो किलोग्राम की यूनिट में, ये है कूलम्ब की यूनिट में। दोनों को बराबर करने के लिए एक चाहिए कांस्टेंट। कांस्टेंट बनाने के लिए, लगाने के लिए मुझे चार्ज और मास का कोई इंटर रिलेशन चाहिए। यह देखा गया कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी का भी निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए एक चीज देखिएगा जरा, Al+3 से Al बनाना है मेरे दोस्त, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? आप कहेंगे सर ये भी कोई सवाल है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे बल्ले बल्ले हो जाएगी। मेरे बच्चे 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए। अब जरा गौर कीजिएगा,
यहां +3 चार्ज था, तो वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंस फैक्टर कितना हो गया एल्यूमिनियम का 3। तो 27 ग्राम के लिए चाहिए थे भैया 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9 ग्राम के लिए चाहिए था 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इक्विवेलेंट मास बराबर हो गया चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? बोलो, सोचो मेरे भाई। अरे भैया 3 से 1 पे ले जाना था, मतलब +3 से 0 चार्ज हो गया, 1 मोल पे चाहिए था, तो 1 मोल के लिए 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। रिकॉर्डिंग सही होती भी बिल्कुल सही है गौरव जी। तो बेसिकली एक बात सोचो मेरे दोस्तों, एक जो अपना हम देखें इक्विवेलेंट मास के लिए 9 ग्राम के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, हाँ या ना? तो दोनों बात इक्विवेलेंट हो गई, बराबर हो गई। इसी गेम को खेलने के लिए हमने एक कांस्टेंट ले लिया, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल कोएफिशिएंट, Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है मेरे दोस्त इक्विवेलेंट मास अपॉन, अब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है सर जी? 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, वाह वाह, और चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। लो जी, बल्ले बल्ले, ये मिला के आता है 96487, और अप्रोक्सीमेट करने में तो हम बादशाह हैं, हम लगा देते हैं ये, नमस्ते, Z मिल गया जी। तो अब लेकिन अब Z क्या है बेटा? अब इक्विवेलेंट मास की यूनिट आप ग्राम किलोग्राम में लेंगे, अपॉन कोलम्ब है, अपॉन कुलम से कुलम कट गया, ग्राम से ग्राम बराबर, किलोग्राम से किलोग्राम बराबर, हम ये भी जानते हैं। तो M इज इक्वल टू ZIT, ये फैराडे भाई साहब का पहला लॉ होता हुआ। इस पे सवाल बड़ा गजब है, आइए एनसीईआरटी की तरफ। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खुला हुआ है, मजे से हम चलते हैं इसके एंड की तरफ, वही करेंगे जो सिमिलर अच्छे सवाल हैं। आ जाओ जी, एनसीईआरटी खुलती हुई जबरदस्त तरीके से। 3.15 A solution of NiNO3 is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 minutes. तो ये देखें जरा 3.15, मेरे लल्ला गिवन जरूर लिख लियो मेरे बच्चे। गिवन क्या क्या है? सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 है 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट, करंट है 5 एम्पियर और टाइम है 20 मिनट्स। ठीक है, व्हाट मास टू कैलकुलेट, इस क्वेश्चन का मैं लिख के दिखा रहा हूं, बाकी सवालों का खुद आप लिखेंगे, टाइम बचेगा मेरा भाई साहब। टू कैलकुलेट कितना मास डिपॉजिट हुआ, है ना जी? इसके बाद बोर्ड्स में यहां पर एक कॉलम बनाते हैं और उसमें लिखते हैं फॉर्मूला यूज्ड, M इज इक्वल टू ZIT, ये मास डिपॉजिटेड, Z हो गया तुम्हारा ये इलेक्ट्रोकेमिकल क्वोशिएंट, I हो गया करंट और T हो गया टाइम। कोई दिक्कत तो नहीं, वहां पर मेंशन कर दियो बेटा, अगर गुड़िया मां मेंशन नहीं करेगी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो जी, मास डिपॉजिटेड निकालना था, Z निकालना इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे Z निकालते हुए एक भयानक गलती कर देते हैं, पूरे मॉलिक्यूल का मास निकाल के वैलेंस फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। अरे भाई का है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जब बात चली खाली निकल की रही है तो उसी का मास लेंगे ना मेरे बच्चे। अब निकल का जो मास है, क्योंकि एनसीईआरटी है तो यहाँ तो गिवन होता है नॉर्मली, क्योंकि टेबल एंड में आपको पता है दे रखी होती है, नॉर्मली आपको वहां पर गिवन रहेगा। तो आई थिंक इसका 59 के आसपास है, और 2 इसका वैलेंस फैक्टर से 2 कैसे हो रहा है चंदा देखियो, NO3 है तो वो -1 तो 2 है, तो -2 और तो इस पे +2 होना ही है, क्योंकि नेट चार्ज क्या है इन पे 0, तो अगर इस पे -2 है तो इस पे तो +2 होगा ही। तो चलो भैया, तो अब हम क्या करेंगे, M निकालना है, Z हो जाएगा कितना भैया, उसका हो गया 59/2 यानी 30 के आसपास ले लो, तो 30/9650, कुछ बच्चे ये लगाना भूल जाते हैं,
इक्विवेलेंट मास निकाल, खुश हो जाते हैं ना, इतना आसान सवाल आ गया, हिला देंगे, फोड़ देंगे। अरे क्या फोड़ दोगे बे, मटका है ये। पढ़ाई को पूरी रिस्पेक्ट दो, कुछ नहीं फोड़ना फाड़ना, रिस्पेक्ट करो। श्रद्धावान लभते ज्ञान, आराम से पढ़ाई करो विद फुल रिस्पेक्ट। तो ये आ गया जी। अब आई देख लो, आई में क्या रहेगा, करंट क्या दिया हुआ है 5 एम्पियर, और हमें यहां पर टाइम कितना दिया है मेरा अल्लाह, 20 मिनट्स। बस तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 0 ये उड़ेंगे और आराम से हमारा मास डिपॉजिटेड आ जाएगा। क्लियर है, ये आसान होता हुआ कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिएगा अगला सवाल 3.16, और उससे पहले हम जरा, अच्छा इसको तो सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके यहाँ आंसर लिख देंगे। चलिए रिकॉर्डिंग सही होती हुई, हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्लियर है, m इज इक्वल टू जेड आई टी। फैराडे साहब ने एक और खेल किया, कहते हैं भैया 2 बैटरी ले लो, उनमें सेम करंट पास कर दो फॉर सेम टाइम पीरियड। अच्छा जी, मास डिपॉजिटेड का रेशो क्या होगा, गजब। m1 z1 i और t तो कांस्टेंट है, m2 z2 i और t तो कांस्टेंट है। लो भैया काट लो, m1 अपॉन m2। अब z1 क्या होता है बेटा, E1 लो जी गजब हो गया। ठीक है जी। अरे भाई अब सभी बच्चों के पास बोर्ड में 1 महीना रह गया, अब कौन कितना मास डिपॉजिट कर लेगा, कितना सब्जेक्ट अपने दिमाग में भर लेगा, कितने नंबर ले लेगा। मान लो 2 बच्चे ले लो, उनके जो सब्जेक्ट रिटेंशन का रेशो है वो कितना कितना वक्त अपने आईक्यू के हिसाब से सब्जेक्ट में लगा रहे हैं, उसके रेशो के बराबर है। इक्विवेलेंट मास यही तो होता है ना, कितना मास रिएक्शन में दे रहे हो, बस। सादा जीवन उच्च विचार, ये भाई साहब फेराडे अंकल का सेकंड लॉ। ये जो फेराडे अंकल का सेकंड लॉ है मेरे दोस्त, अगला सवाल देखेंगे 3.16। 3 electrolytic cell A, B, C containing solution of ZnSO4, AgNO3 and copper sulfate respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver। ध्यान से देखते जाना, 3 हमारे पास ZnSO4, AgNO3 and copper sulfate दिए हुए। ठीक है जी। उसके बाद कनेक्टेड इन सीरीज, सेम करंट, स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर अंटिल दिस मच ऑफ सिल्वर। सिल्वर का मास दिया हुआ बेटा 1.45 ग्राम, डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। भाई कह रहे हैं टाइम बता दो जी, बता देंगे भैया टाइम, ऐसी क्या जल्दी। व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, तो पहला तो ये निकालना है, दूसरा मास ऑफ कॉपर एंड मास ऑफ जिंक निकालना है। अब कई बालक इसमें ज्ञानी होंगे, वो कहेंगे हम तो जी फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाएंगे और ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, m इज इक्वल टू जेड। अब z किसका ले लो बेटा, इसका मास दिया हुआ है, देखो सिल्वर का मास दिया हुआ है, सिल्वर का मास दिया हुआ है, सिल्वर का ही z ले लो। सिल्वर का z क्या होगा, सिल्वर का मास बेटा 108, और भैया यहां पर इसका वैलेंस फैक्टर 1, क्योंकि NO3 पे माइनस होता है तो Ag पे तो प्लस ही आ रहा है ना। कॉमन सेंस लगाओ ना, कॉमन भी नहीं कह रहा, कमॉन कह रहा हूं, कुछ तो सेंस लगाएंगे। अब आनंद लेंगे, 108 का मास हो गया बाय 1 तो 108 ही रहा। अब कई बच्चे जज्बाती हो गए, 96500 भूल जाते हैं, ठाकुर भूलना नहीं है। उसके बाद गुरु 1.4 था और 1.5 एम्पियर का करंट था, टाइम निकल जाएगा, आनंद ले लो। अब कुछ बोलेंगे सर टाइम आ गया, Z पता है, करंट पता है, तो इन दोनों के मास भी हम फैराडे के फर्स्ट लॉ से ही निकाल लेंगे। निकाल ले मेरे बच्चे, 3 नंबर का सवाल जिस दिन बोर्ड में आ गया ये, और तूने खाली फर्स्ट लॉ लगाया,
तो गलती तेरी है, नंबर नहीं मिले पूरे 3 तेरे को, तो क्योंकि बोर्ड वाला ये चाहता है कि इसमें आप दोनों लॉ चिपकाएं। सेकंड लॉ कैसे चिपकाएंगे बेटा, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर और इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो ये 1.45 दिया हुआ है मेरे बच्चे, कॉपर का निकालना है, सिल्वर का इक्विवेलेंट मास 108 है, कॉपर का 63/2। अब सर 2 कैसे पता लगा, अरे कॉपर सल्फेट नहीं है रे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ही आसानी से ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये बेटा 63/2, ले 4 में से 3 चीज पता है, निकाल ले चौथी। बेटा नंबर मिलेंगे नहीं, नंबर लेने होंगे। जिंदगी में खैरात में कुछ नहीं मिलेगा, बात पल्ले पड़ गई, मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर बटेंगे नहीं, नंबर लेने होंगे, ये ध्यान रखो। चलो आगे। तो ये दोनों सवाल टिक होते हुए इसमें से आते हैं सवाल, और इस टाइप के बोर्ड्स में बहुत बार पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के अंदर। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, 3.12। अब मान लीजिए Al+3 से, अभी बताया था मैंने, इसमें भैया पूछ रहे हैं Al+3 1 मोल कह रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए। फॉर 1 मोल of aluminium we need 3 moles of electron, और चार्ज on 1 mole will be 1 Faraday, 96500 कूलम्ब is equal to 1 Faraday। तो 3 मोल्स के लिए कितना हो गया, 3F। यहां पर 2 चाहिए होगा तो 2F, MnO4 माइनस से Mn+2, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है इसका, +7, यहां कितना आ रहा है, +2, 5F, खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। अब CaCl2 में कैल्शियम +2 में है, 1 मोल के लिए चाहिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। अब यहां खेल देख, 20 ग्राम दे दिया गुड्डू, तो बेटा तुझे करना क्या है भैया, 1 मोल के लिए चाहिए 2 मोल, यूनिटरी मेथड, अरे मोल कॉन्सेप्ट बाबू, देखो भाई कितना आसान है। फॉर 1 मोल ऑफ कैल्शियम वी नीड 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फेराडे। तो बेटा 20 ग्राम में कितने मोल हैं लल्ला, हाफ मोल, तो कितना चल जाएगा, हाफ इंटू 2 यानी 1 फेराडे आंसर। कितना आसान है बच्चे। हाँ 40 ग्राम वाला खुद निकालियो, Al+3 से खेल होगा। ऐसे ही अगला इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है जी, कोई तूफानी चीज नहीं है, रिएक्शन लिख तोप मचा। तो ये होते हुए अगला आ जाइए, इस तरह के सवालों में क्या करेंगे। अगला जो टॉपिक रहता है रेजिस्टेंस के ऊपर खेल रहता है। रेजिस्टेंस के ऊपर खेल कैसे, बचपन से पढ़ते आए हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। भाई साहब जब खोला तो ρL/A, ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी। जरा ध्यान दीजिएगा, अब 1/R कहा जाता है कंडक्टेंस, इसी को बोलते हो बेटा मोह, इसी को बोलते हो साइमन, और 1/ρ कहा जाता है
कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय कप्पा, को दिक्कत तो नहीं। अब आइए गेम करें। अच्छा ये तो कांस्टेंट रहेगा ना भाई, क्योंकि लेंथ ऑफ, आप जो बैटरी का बात कर रहे हो लेंथ और एरिया, तो वो तो कांस्टेंट लेके चलोगे। दिस इज नोन एज सेल कांस्टेंट G0। अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो आज कुछ तूफानी करते हैं हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू कप्पा इज इक्वल टू G0। तो ये रेजिस्टेंस हुआ, ये कंडक्टिविटी हुआ, ये सेल कांस्टेंट हुआ, ठीक है। इसी पे खेल जाएगा वो मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज कप्पा इनटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, दैट इज मोलैरिटी, क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से चला जाता है। क्लियर है। अब ये मोलर कंडक्टिविटी हो गई, ये कंडक्टिविटी हो गई। सवालों के माध्यम से चलेंगे तो बहुत ही इजी सवाल हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज दिस। कप्पा दिया हुआ है, मोलैरिटी दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी। लुक एट द डिफिकल्टी लेवल। सर इलेक्ट्रो डिफिकल्ट है, बोर्ड के लिए, जेईई मेन के लिए, नीट के लिए नहीं है डिफिकल्ट। तुम करते नहीं हो, दिक्कत ये है। और करते हो तो ओवर थिंकिंग, केमिस्ट्री में PhD करने बैठ जाते हो, वहां दिक्कत होती है। चैप्टर को अगर डिटेल से विद कॉन्सेप्ट पढ़ा जाए तो कोई ज्यादा बड़ी आफत नहीं है। प्रैक्टिस करो जरा, ठीक है। ठीक है बेटा, दे रखा है, देखो ना, खुद देखो ना, गिवन लिखेगा इसका तो मालूम पड़ेगा भाई। कंडक्टिविटी भी दे रखी है, कंसंट्रेशन भी दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, ये भी दिया, ये भी दिया, ये चाहिए। डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर ले, आंसर आ गया, मस्त। अगला देखते हैं, अगला इसमें क्या है। अगला सवाल, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग दिस मच मोलर KCl सॉल्यूशन इज 1500 ओम। आर दिया हुआ है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर दिस। बेटा आर दिया है, कप्पा दिया है, सेल कांस्टेंट पूछा है। बिंदास, बहुत ही इजी, सादा जीवन उच्च विचार वाले सवाल। एक सवाल सॉल्व एग्जाम्पल में दे रखा है जो कि बोर्ड्स के लिए भी अति आवश्यक है। रिकॉर्डिंग सही होती भी, हाँ, जो कि बोर्ड्स के लिए भी अति आवश्यक है और कंपटीशन के लिए भी। आइए जरा देख लें। ये खोल रोशलो आता है, ये बहुत जरूरी है। ये रहा वो सवाल। सवाल है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, अच्छा, इज 100 ओम। इस सवाल को करने के लिए रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम और मोलैरिटी है, दैट इज कंसंट्रेशन 0.1। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल है, व्हेन फिल्ड विद 0.02, मोलैरिटी चेंज कर दी और रेजिस्टेंस हो गया 520 ओम। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ये गिवन है, ये टू कैलकुलेट है और ये हमारा क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है जी। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, इस वाले सॉल्यूशन की निकालनी है, इस वाले की दे रखी है। वाह वाह वाह, अजय वाह वाह वाह। ठीक है जी, कोई दिक्कत जी। अब जरा आनंद लेते हैं इसका, कैसे भला, जरा देखिए। अब आप कहीं कंडक्टिविटी की यूनिट 7 पर मीटर, मीटर कैसे है मेरे चंदा, वो L/A था, तो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना। और R को इधर ले जाएंगे तो 1/R हो जाएगा, तो वो साइमन पर मीटर नहीं होगा, K की यूनिट। सिंपल है, करके देख फॉर्मूले से। ये नहीं करूंगा, कर इसको, बोला है मैंने पूरा, उसको कर, है ना जी। लेकिन ये मीटर में है और ये मोल पर लीटर में है, तो 1000 का तो पंगा आ गया, वो तो लगाना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई के फैक्टर में।
तो चलो उसके आने से पहले एक चीज देखते हैं, मेजर चीज क्या है। सेम सेल है, इसका कंडक्टिविटी भी निकालना है और इसका मोलर कंडक्टिविटी भी। सेम सेल भाई ने कह दिया, सेम सेल कहने का मतलब हो गया मेरे भाई सेल कांस्टेंट बराबर है। अरे क्योंकि यार सेल तो एक ही है तो सेल कांस्टेंट भी तो, अब यार एक ही चीज है तो लेंथ और एरिया तो वैसा ही रहेगा ना। तो बस फिर रेजिस्टेंस इनटू कप्पा से जी नॉट निकालो। इसका रेजिस्टेंस भी है, इसका कप्पा भी है, जी नॉट आएगा, वही जी नॉट यहां लगा लो। रेजिस्टेंस गिवन है तो कप्पा कितना आ जाएगा इसका, जी नॉट बाय आर। और कप्पा आ गया तो लैम्डा एम में क्या देर लगेगी फिर। क्लियर है जी बात, आसानी से देखो, मस्ती से ही आता हुआ, कोई टेंशन। चलिए अब वही जो मैंने 1000 कहा था तो इसको करना पड़ गया कंसंट्रेशन को, क्योंकि मोल पर मीटर क्यूब में लाना था। आसान था सवाल, होता हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाइए, ये कोलरॉश लॉ वाली कंसेप्ट बहुत ध्यान से रखना, ठीक है। इसका स्टेटमेंट यहीं कहीं होगा और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से जरूर देखिए। ये रहा स्टेटमेंट, नोट कर लो। और इसका मतलब क्या है देखो जरा, कि मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन जो होती है वो प्लस और माइनस के बराबर होती है। ये कोलरॉश लॉ है, स्टेटमेंट बहुत जरूरी है इसकी। और मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, इसी को लिमिटिंग कहा जाता है। भाई ये तो मैक्सिमम लिमिट होगी ना, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, तो मैक्सिमम लिमिट बस। अब सवाल इसके बहुत मजेदार रोचक सवाल आते हैं, जैसे CaCl2 एंड MgSO4 का निकालो, तो बस कुछ नहीं करना होता, CaCl2 ब्रेक कर जाएगा Ca+2 माइनस में। क्लियर है, इसका भी गिवन है, इसका भी गिवन है, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे कि कैल्शियम का भी गिवन है और इसका 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। और ये गिवन कहाँ है, एनसीईआरटी में तो टेबल में गिवन है, वहां आ गया तो आपको वैसे ही दे देगा, कोई दिक्कत तो नहीं, गिवन रहेगी वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है लैम्डा नॉट एम फॉर NaCl, HCl एंड NaAcr दिस। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी। NaCl, HCl एंड NaAc, इन तीनों की वैल्यू आपको दे रखी है, 126.4, 425.9, 91। और कहा क्या है, HAC का निकालिए। हलवा हो गया। देखो मेरे बच्चे, अरे कक्षा 11 में था यार एक हेसिस लॉ, ओ हो, हमारे अपने प्यारे चैनल पे भी ये चीज है कि भाई जो आपको चाहिए दुनिया वो आपको नहीं देती, दुनिया कुछ और देती है। उसमें से जो आपको चाहिए उनको प्लस करते चले जाओ, यानी उनको अपनी जिंदगी में ऐड करते जाओ, जो नहीं चाहिए उसको माइनस करते जाओ। जैसे कि HAC के लिए मुझे H चाहिए और AC चाहिए, H ये रहा, AC ये रहा, ओहो हो, तो भैया इन दोनों को प्लस कर लो। क्या नहीं चाहिए, इसमें Na भी है और Cl भी है, ये नहीं चाहिए, ना ना ना, तो भैया इसको माइनस कर दो, बस। क्लियर है, और क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4, तो ये Na से ये कटेगा, Cl से ये कटेगा, HAC बनेगा। रिएक्शन लिख के दिखा दियो, काट के, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आनंद आ जाएगा जिंदगी में, हो गया सॉल्व। बोर्ड में मैंने समझा दिया, गिवन वगैरह लिखना है। अब इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखो, फटाफट जिंदगी धन्य हो जाएगी। केमिस्ट्री का पेपर बोर्ड का 100 नंबर का, हमारे से पढ़ने के बाद आप 98 तो मिनिमम ले ही आएंगे। तो 98 आपके आए हैं, 100 मैक्सिमम थे। पेपर को कितना कवर कर पाए हो, 98 तक कर पाए हो। चलना था 100 किलोमीटर, अभी 98 चल पाए। इसी को तो बोलोगे डिग्री ऑफ चलना, डिग्री ऑफ पेपर सॉल्विंग। और अगर मान लीजिए मेरा लैम्डा एम अभी कुछ वैल्यू है और मैक्सिमम जो मैं पहुंच सकता हूं वो लैम्डा नॉट एम है,
तो यही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ले भैया, हो गया फॉर्मूला, इस तरह दिमाग में बैठा लो। और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा फिर, k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, कक्षा 11 से रटा हुआ है। तो दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। नाना भांति के सवाल बना देंगे। ये रहा, द कंडक्टिविटी ऑफ दिस मच मोल पर लीटर इज दिस, तो मोलर कंडक्टिविटी निकाल ले। डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लैम्डा नॉट टाइम दे रखा है ना, और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो पहले तो अल्फा निकाल ले बेटा। कैसे निकालेगा, पहले ये दे रखा है कंसंट्रेशन और ये है कंडक्टिविटी, तो पहले निकाल लो लैम्डा एम, फिर लैम्डा नॉट टाइम दे रखा है तो अल्फा आ जाएगा, फिर k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और नॉर्मली 1 माइनस अल्फा नेग्लेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है लल्ला, कोई दिक्कत तो नहीं, आसानी से हो गया। ये भी सवाल कर लेंगे एक बार, ये फैराडे अंकल के आते हुए लॉ आते हुए। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस याद करना, किस वाले से क्या निकल रहा है। ठीक है, फुल लेक्चर में मैं समझाता भी हूँ उसको पूरा, लेकिन अभी फिलहाल याद कर लो। नॉर्मली जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऊपर ये गेम रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी अब आपको क्या निकालना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन गेम है, समझ गए फैराडे के हिसाब से। प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, जो एक बार यूज हो गई तो हो गई, फिर रिचार्ज नहीं होती, है ना। ये रिएक्शन जरूर आपको याद रखनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सेकेंडरी बैटरी वाला, ये गौर से देखो। बैटरी यूज हो रही है तो देखो लेड सल्फेट से बन रहा है एनोड पे, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ ये देखो ध्यान से +4 से +2 में जा रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है। तो PbO2 PbSO4 में जा रहा है कैथोड पे, रिड्यूस हो रहा है। एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये दोनों रिएक्शन याद रखनी है जब यूज में है। तो ओवरऑल रिएक्शन ये हो गई, और जब बैटरी रिवर्स होगी तो अगेन ये Pb और PbO2 में रिएक्शन चली जाएगी। ये ध्यान से कर लेना बेटा, सेकेंडरी बैटरी है जो रिचार्ज हो सकती है, समझा भी दिए रिएक्शन। फ्यूल सेल गुरु बहुत जरूरी है, हमारे टाइम में आया था जब हम 12th में थे, और ये होता ना वो बोर्ड के अंदर हिंदी इंग्लिश लिखा होता है, भाई साहब नीचे रह गया क्वेश्चन, एक्सप्लेन फ्यूल सेल, 2 नंबर उड़ गए हमारे, ध्यान ही नहीं दिया। ऊपर न्यूमेरिकल था इसका, कहता ना ऑब्जर्वेशन, देखो गुरुजी ने गलत कर दिया था, वो 2 नंबर वहां उड़ गए थे हमारे बेमतलब, जबकि बहुत आसान था, रटा हुआ था ये तो। अब वो न्यूमेरिकल था, ऊपर इंग्लिश था, नीचे हिंदी था, हमने कहा चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी का क्या, अब हम तो इंग्लिश में पेपर दे रहे थे, वो ध्यान नहीं दिया, उसके नीचे छुप गया पेपर, और एक्साइटमेंट में हमने नंबर का ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन का, इसलिए जरूरी है फ्यूल सेल याद कर लेना बेटा। फॉसिल फ्यूल होता है, इसमें H2O2 वाली रिएक्शन के ऊपर सवाल आता है, तो ये ध्यान रखना। नस्ट इक्वेशन एक बार लिख रहे हैं आपके लिए, उस पर बेस्ड आपका ये वाला सवाल है, इसे सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, EMF ऑफ द सेल E नॉट कैसे निकालते हैं, E कैथोड माइनस E एनोड। भाई देखो रिडक्शन पोटेंशियल का खेल है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है देखेंगे। द एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड क्या मतलब हुआ, खुद रिड्यूस होना। अब मेरा पोटेंशियल क्या होता है ना बेटा, क्षमता। अब आपकी रिड्यूस होने की क्षमता अच्छी है, खुद अच्छी है, तो मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा ना बेटा, रिड्यूस खुद होगा, दूसरे से लेगा तो दूसरा फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, कहानी खत्म, कोई टेंशन। तो यानी बेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, बेटर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इंग्लिश में यहाँ मोर लिख दोगे तो मोर द रिडक्शन पोटेंशियल, बढ़िया रहेगा। कोई नहीं, अपनी भी तो इंग्लिश बढ़िया ही है, लिख ले। खत्म है भाई साहब, आनंद। तो जिसका ज्यादा हो वो रिड्यूस होगा खुद, और सामने वाले को करेगा ऑक्सीडाइज, तो ज्यादा माइनस कम कर देना, E0 मिल जाएगा 0.059 अपॉन n लॉग। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हमारा प्रोडक्ट है, जैसे कि जिंक हो रहा होता है, और जो रिड्यूस हो गया उसकी बत्ती लग गई, वो यहां पर, जैसे रिएक्शन नहीं है।
तो ये क्या है, ये सॉलिड से एक्वस हो जाएगा और ये सॉलिड हो जाएगा। तो बेसिकली Cu+2 तो अब ये जो है ऑक्सीडाइज हो गया, इसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट हो गया ना ये, और ये रिएक्टेंट था। एन क्या हुआ यहाँ पर, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चल रहा है, 2 का चल रहा है ना, रिएक्शन बैलेंस करोगे अलग अलग करके, है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, उसको यहाँ लगाना है। ई नॉट इन दोनों के पोटेंशियल से निकालेंगे, कैथोड माइनस एनोड करके। ये सवाल आप सॉल्व करें। तो आई होप इस वन शॉट में जो मैंने बताया है वो क्लियर है। कोरोजन के बारे में भी खाली रिएक्शन पढ़ना और कुछ फालतू नहीं। जैसे ये सवाल अब देखो 3.11, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस, कप्पा दिया हुआ है ये कंसंट्रेशन है। कैलकुलेट इज मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम निकलेगा। अच्छा, लैम्डा नॉट एम दिया हुआ है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, सेम चीज हो गई। पहले अल्फा निकालेंगे लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम करके, फिर के निकाल लेंगे। कोई टेंशन बच्चों? तो चलिए इसी के साथ इलेक्ट्रो का ये वन शॉट यहाँ समाप्त करते हुए, आई होप समझ में आया होगा। अच्छे से क्वेश्चन करना, मैं आपका जो भी आप चाहेंगे वो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आने वाले 15 दिनों में 12th के सारे चैप्टर के वन शॉट वीडियो में डाल दूंगा। लाइव लेना चाहता हूँ बट उसमें वो नमस्ते हाय हेलो होती रहती है, आई डोंट लाइक इट। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम और योर टाइम, बिकॉज टाइम बहुत क्रूशियल है ना, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। फोकस कीजिए, लगन से ये कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। इलेक्ट्रो का दे चुका हूँ, काइनेटिक्स का दे चुका हूँ, सॉलिड और सॉल्यूशन का फटाफट लाऊंगा, और ऑर्गेनिक का ले लेंगे सेशन। ऑर्गेनिक का अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं लाइव ले लूंगा, बिकॉज कन्वर्जन लाइव में हो जाए तो बढ़िया रहता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं बच्चों, टेक केयर।